हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल में कंटिन्यू करते हैं हमारा कैग का टॉपिक। तो इससे पहले हमने कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पहली क्लास पहला लेक्चर आ चुका है, पहले जाके उसको देख लीजिए। ये है उसका पार्ट 2। तो इससे पहले हमने क्या क्या स्टडी किया था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कैग के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन से पार्ट में आती है, कौन से आर्टिकल में आती है, तो ये आती है पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 5 में। और इसके आर्टिकल्स आते हैं 148, 149, 150 एंड 151। तो जिसमें से आर्टिकल 148 आपको बताता है कि आपके भारत में एक ऐसी ऑफिस होना चाहिए, एक ऐसा पोस्ट होना चाहिए। कैसी पोस्ट होनी चाहिए? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होनी चाहिए, जो कि क्या करेंगे, जो कि सेंटर और स्टेट में जो फाइनेंसेस है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी एक पोस्ट होनी चाहिए और इसी के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस है जो बोला था कैग को, क्योंकि ये क्या करता है, पैसे को कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर आपका पैसा है तभी आपका देश आगे चलेगा। अगर उसका आप अच्छे से कंट्रोल करके उसको अच्छे से उसको मैनेज करके यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी सरकारें अच्छे से पैसे का इस्तेमाल करके अच्छी जगह पर पैसा लगा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तो उसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो भी प्रोडक्टिव आएंगे। तो इसीलिए ये जो ऑफिस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस माना जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसकी जो टेन्योर क्या होता है, देन इसको अपॉइंट कौन करता है। तो ये ऑडिट और जो अकाउंट डिपार्टमेंट है कैग उसका हेड होता है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। तो जब हमने वो लास्ट पार्ट जो फिनिश किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ कैग, कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका रोल क्या होता है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं दोबारा से। तो रोल क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि जो कैग है उसकी अगर आप फुल फॉर्म देखो तो वो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दो वर्ड्स हैं, एक कंट्रोलर एक है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है कि हिसाब किताब रखना, अकाउंट्स को ऑडिट करना, देखना कि कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये काम तो हमारा कैग करता है। ऑडिटिंग का काम तो हमारा कैग करता है, ऑडिटर जनरल तो हमारा कैग है। बट अगर आप कंट्रोलर की बात करोगे तो कंट्रोलर का मतलब होता है कि उससे अप्रूवल लेके फिर आगे से पैसा निकलवाना। तो जैसे कि अगर आप ब्रिटिश के कैग की बात करोगे तो वहाँ पे अगर उन्होंने अपना अकाउंट में से कोई पैसा निकलवाना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर की पहले अप्रूवल लेते हैं और फिर ही अगर वो अप्रूवल दे दे तो वहाँ से पैसा निकलता है। बट हमारे अगर इंडिया में बात करें तो क्या हम अपने जो कैग है वहाँ से अप्रूवल लेते हैं कि क्या हमें हाँ जी अप्रूवल लिख के दीजिए तभी हम अपने जो खजाना है, जो हमारा अकाउंट है, वहाँ से पैसा निकलवाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका मतलब हमारा जो कैग है उसको हम बोलते तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, बट वो काम सिर्फ किसका करता है, ऑडिटर जनरल का, कंट्रोलर का नहीं करता। हमें उसकी अप्रूवल नहीं चाहिए होती अकाउंट में से पैसा निकलवाने के लिए। दूसरा रोल मैंने आपको बोला था कि ये क्या होता है, एजेंट ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो जो सरकार है उसको क्या करना होता है, सरकार को पैसा चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। ठीक है, जो कि बजट में वो बताते हैं कि हमें कितना बजट चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए नेक्स्ट ईयर में। तो वो जो पैसा है वो उसको कौन देता है, पार्लियामेंट देती है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर वो अब पार्लियामेंट को देखना होता है कि जो पैसा गवर्नमेंट ने लिया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो क्या वो पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है, क्या वो सही जगह पर जहां पर पैसा लगना चाहिए वहीं पर ही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी होती है पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट के बिहाफ पर ये जो काम है वो कौन करके देता है, वो करके देता है हमारा कैग। तो इसीलिए जो कैग है वो क्या करता है, एजेंट होता है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट के बिहाफ पर ये काम कौन करता है, कैग करके देता है। तो इसीलिए कैग को क्या बोला जाता है कि कैग रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कामों के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट एक और बात थी इसमें कि जो कैग होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। ये एक आप उसका क्रिटिसिज्म भी मान सकते हो कि जो कैग है वो आपके अकाउंट्स को तभी ऑडिट करेगा
जब उसमें से आपने खर्चा कर दिया, यानी जब आपने एक्सपेंडिचर कर दिया तभी कैग बता पाएगा, तभी कैग कुछ बोल पाएगा कि आपने एक्स्ट्रावेजेंस कर दिया इसका, या आपने वेस्टफुल इसका एक्सपेंडिचर किया, आपको ये खर्चा नहीं करना चाहिए था। बट वो कब बताएगा? खर्चा करने के बाद। खर्चा करने से पहले नहीं बताएगा, खर्चा करने के बाद बताएगा। तो ये एक आप इसका रोल भी है और ये एक इसका क्रिटिसिज्म भी है। काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, सो आज हम उसी के आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हैं यहीं पे। और नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग। जो हमारा कैग है उसके पास क्या क्या उसने ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, क्या क्या उसके पास पावर्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये कहाँ पे आती हैं? ये आती हैं आर्टिकल 149 में। 149 में आती हैं ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग। तो मैंने आपको बोला था कि कैग के टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 4 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? 148, 149, 150 एंड 151। तो 148 में हमें ये पता चलता है कि हमारे भारत में एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए, कैग की एक पोस्ट होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट ऑफिस हो। आर्टिकल 149 में हमें ये पता चलता है कि क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या पावर्स होनी चाहिए कैग की। क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या पावर्स होनी चाहिए, ये आर्टिकल 149 में पता चलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला हुआ है उसके बारे में वो पता चलता है। तो आर्टिकल 149 में ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जो ड्यूटीज़ और पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कैग की जो ड्यूटीज़ हैं और जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 149 में ये लिखा हुआ है कि जो कैग की ड्यूटीज़ और जो उसके पावर्स हैं उनको आगे जाके कौन डिटरमाइन कर देगा? पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो उसकी ड्यूटीज़ हैं और जो पावर्स हैं इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। तो जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो आगे जाके बता देगी कि क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए कैग की, क्या उसकी पावर्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ड्यूटीज़ और पावर्स लिखी हुई है कि ये ड्यूटी 1 बाय 1 करके नहीं लिखी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है 149 आर्टिकल में कि जो ड्यूटीज़ है और जो पावर्स है वो कौन बताएगा? वो पार्लियामेंट बताएगा। आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए आगे। तो क्या फिर पार्लियामेंट ने बताया? पार्लियामेंट ने फिर स्पेसिफाई किया, उसको डिस्क्राइब किया, उन पावर्स को इलेबोरेट किया। हाँ, तो बिल्कुल पार्लियामेंट ने ये पावर्स को बताया। कब बताया? 1971 में बताया। क्या कोई एक्ट पास हुआ था? बिल्कुल, पार्लियामेंट ने 1971 में एक एक्ट पास किया था जिसके थ्रू फिर पार्लियामेंट ने वो सारी पावर्स को बताया बड़े ही डिटेल में। कौन सा एक्ट पास किया था मैम? ओके, तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया था, पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट इनेक्ट किया? कैग्स। क्या कैग की ड्यूटीज, कैग्स ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। ड्यूटीज पावर्स के साथ साथ कंडीशन ऑफ सर्विस भी स्पेसिफाई की। कैग्स एक्ट पास किया 1971 में। तो आई रिपीट, आर्टिकल 149 में लिखा हुआ है कि जो कैग की पावर्स हैं वो कौन डिटरमाइन करेगा? आगे जाके पार्लियामेंट करेगी। तो पार्लियामेंट ने फिर क्या किया? 1971 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था कैग्स ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, जिसमें पार्लियामेंट ने बड़े ही डिटेल में जो कैग की पावर्स हैं उनको स्पेसिफाई किया। ठीक है, अब ये जो कैग की पावर्स थी वो कौन कौन सी पावर थी उसको एक बार बड़े ही डिटेल में, बड़े ही अच्छे तरीके से सबने समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैग की जो पहली पावर है वो ये है कि जितने भी सरकारी खजाने होते हैं, जिसको हम बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जितना पैसा सेंटर की सरकार खर्च कर रही है,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट में से हर एक राज्य की सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, ईच यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपने कंसोलिडेटेड फंड में से कितना पैसा खर्च कर रही है। तो इन सब की जो अकाउंट रखना होता है, इन सब के अकाउंट का ऑडिट कौन करता है, कैग करेगा। तो आई रिपीट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितना खर्चा सेंटर कर रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट में से कितना खर्च हर एक स्टेट की गवर्नमेंट कर रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली में से कितना खर्च वो यूटी कर रही है। तो इन सब के अकाउंट का जो ऑडिट करना होता है, जो इन सब के अकाउंट की डिटेल रखनी होती है, वो कौन रखता है, वो रखता है हमारा कैग। तो कैग ही ऑडिट द अकाउंट फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ईच स्टेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, each union territory from consolidated fund of each state with the legislative assembly, with the legislative assembly क्यों मैम, क्योंकि जिनके पास वो यूनियन टेरिटरी जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उनको तो सीधा सेंटर ही एडमिनिस्टर कर रहा है, तो उनका जो पैसा है वो तो सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आ रहा है। अब जो यूनियन टेरिटरी जिनके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो वहाँ से अपनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा ले लेते हैं, बट जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो उनका तो पैसा सीधा सेंटर से ही आता है। उनको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, सीधा सेंटर ही तो उन पे इनको एडमिनिस्टर कर रहा है। तो इसीलिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सेंटर कितना खर्च करेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट ने कितना खर्च किया, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो यूनियन टेरिटरी जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने कितना खर्च किया, ये सब कौन ऑडिट करता है, ये ऑडिट करता है हमारा कैग। ओके, अब इसका नेक्स्ट फंक्शन देख लीजिए। ओके, तो अब आता है इसका सेकंड फंक्शन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, वो तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट आता है कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसमें से कितना खर्च हुआ है, ठीक है। देन आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट के कॉन्टीजेंसी फंड से कितना पैसा खर्च हुआ है, इसका भी ऑडिट कौन करता है, हमारा कैग करता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें से कितना खर्च हुआ है वो कौन देखता है, कैग। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट का जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है उसमें से कितना खर्च हुआ है उसका भी अकाउंट कौन रखता है, उसकी भी ऑडिटिंग कौन करता है, कैग ही करता है। तो एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, अच्छा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को कौन देखता था, कौन इसमें से एक्सपेंडिचर करता है, प्रेसिडेंट करता है। उसी प्रकार से जो हमारा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट का जो कॉन्टीजेंसी फंड होगा उसमें से कौन खर्च करेगा, हर एक स्टेट का, उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर करेगा, ठीक है। तो कितना खर्च हो रहा है उस चीज़ का जो ऑडिटिंग करनी होती है, हिसाब किताब रखना होता है, वो कौन करता है, हमारा कैग करता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट।
भारत का जो पब्लिक अकाउंट है और जो पब्लिक अकाउंट है ईच स्टेट का, वहां से कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी कौन देखता है, वो भी हमारा कैग देखता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है? देखिए मैंने आपको बोला था कि 3 तरह के होते हैं जो फंड्स होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें से हमारा, जिसको हम बेसिकली हमारा सरकारी खजाना बोलते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की जो बाहर से पैसा आ रहा है या गवर्नमेंट जो जहाँ पे पैसा लगा रही है तो वो कहाँ से विड्रॉ होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। दूसरा आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी फंड्स जो होते हैं वो किसको दिए जाते हैं? हेड्स को दिए जाते हैं, यानी सेंट्रल लेवल पे किसको दिया जाता है? प्रेसिडेंट को। और स्टेट के लेवल पे किसको दिया जाता है? गवर्नर्स को। तीसरे जो फंड्स आते हैं वो आते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट पे वो पैसा होता है जो पब्लिक का पैसा होता है, लोगों का पैसा होता है। लोगों का पैसा कहाँ पे होता है? बैंक्स में होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है। तो ये जो पैसे होते हैं, ये जो अकाउंट होता है, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और दूसरा आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। हर एक स्टेट का जो अपना पब्लिक अकाउंट है। तो इनमें से भी जो खर्चा होता है उसके ऊपर भी जो ऑडिटिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो भी कैग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो इसके बाद क्या आता है? ये ऑडिट करता है ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट्स किसकी? ऑफ स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है या जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, उनके जो अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग के, जो वो अकाउंट कर मतलब अगर वो किसी से ट्रेड करते हैं तो उसके लिए जो अकाउंट होते हैं, अगर कोई सेंटर की गवर्नमेंट या स्टेट की गवर्नमेंट कोई चीज़ बना रही है, कोई मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसके जो अकाउंट होते हैं वहाँ पे जो पैसा आ रहा है, वहाँ से जो पैसा जा रहा है, कोई उनके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो गए, उनकी बैलेंस शीट्स होगी, तो उसकी भी ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाती है? उसकी ऑडिटिंग भी कैग के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट आती है, तो जो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट वाले अकाउंट होते हैं सेंटर के और स्टेट के, उसकी ऑडिटिंग भी किसके द्वारा की जाती है? कैग के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट ये देखता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर एंड ईच स्टेट। हर एक स्टेट और सेंटर कितना पैसा उनके पास आ रहा है, कितना पैसा वो सरकारें खर्च कर रही हैं, वो सबकी ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाती है? कैग के द्वारा की जाती है। सेंटर की भी और हर एक स्टेट की भी, यानी क्या क्या उनके पास रिसिप्ट है, कहाँ से कितना पैसा उनको कितने टैक्स से आएगा, ठीक है। बाकी उन्होंने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वहाँ से अगर कोई पैसा आ रहा है, कोई एरिया किसी को सेल किया है तो वहाँ से कोई पैसा आ रहा है, किसी से अगर कोई डेट लिया है, उधार लिया है, तो वहाँ से कितना पैसा आ रहा है, सारे रिसिप्ट देखे जाते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर, अगर कोई सरकार है वो बाहर किसी के ऊपर पैसा लगा रही है, गवर्नमेंट किसी और जगह पे पैसा लगा रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसके ऊपर जो डिटेल है, इसकी जो डिटेल्स होती हैं, उसका भी जो अकाउंट होता है, जो ऑडिट किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? कैग का। और याद रखिए ये सेंटर की गवर्नमेंट का भी होता है और हर एक स्टेट की गवर्नमेंट का भी ये होता है। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट की तो अब रिसिप्ट हो गए या एक्सपेंडिचर हो गए, वो तो होता ही होता है। इसके अलावा ये और भी देखती है किसके रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करती है। किसके रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को और भी ऑडिट करती है? ऐसी बॉडीज जिसको कि फाइनेंस किया जाता है बाय सेंटर और स्टेट रेवेन्यू। तो ऐसी कुछ बॉडीज जिनके ऊपर पैसा लगाया जाता है, जिसके ऊपर रेवेन्यू लगता है
स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ऐसी जो बॉडीज़ होती हैं वो भी, उनके पास भी पैसा कहाँ से आ रहा है और वो पैसा कहाँ पे लगा रही हैं, उसका ऑडिट भी कैग करता है। यानी कैग देखता है अकाउंट्स को, सेंटर के अकाउंट्स को और स्टेट के अकाउंट को, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ को पैसा जा रहा है। इसके अलावा वो कौन से अकाउंट को भी देखता है, ऐसी बॉडीज़ जिनको सेंटर और स्टेट के रेवेन्यू से पैसा मिल रहा है तो उनको भी कैग देखता है, उनके भी रिसिप्ट को और उनके भी एक्सपेंडिचर को जो कैग है वो देखता है कि पैसा कहाँ से आया उनके पास और वो पैसा आगे कहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट की कंपनीज। तो ऐसी कंपनीज जो सरकारी कंपनीज होती हैं, सरकारी कंपनीज के पास कहाँ से पैसा आया है, सरकारी कंपनीज कहाँ पे पैसा लगाएंगी, तो ये चीज़ भी देखी जाती है किसके द्वारा, कैग के द्वारा देखी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद और आता है कि सरकार की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, तो जो सरकार की ट्रांजैक्शंस होती हैं यानी कि कर्ज देना किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी, डिपॉजिट्स लेने किसी से, डिपॉजिट्स एडवांसेस निकालने पैसे, तो हर एक चीज़ की पूरी डिटेल, एक एक चीज़ की डिटेल देखी जाती है, किसको दिया पैसा, कब दिया, क्यों दिया, किस पर्पस के लिए दिया, कब कब ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन की जो हिस्ट्री होती है वो किसके पास होती है, कैग के पास होती है। तो आई रिपीट, कैग क्या करता है, सरकार ने कितना पैसा लिया, कहाँ से लिया और किसको दिया, सेंटर की सरकार का और स्टेट की सरकार का, दोनों का हिसाब किताब होता है कैग के पास। इसके अलावा इनके पास रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब होता है किसका, ऐसी बॉडीज़ का जिसको फाइनेंस किया जाता है सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा, और जो सरकारी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वो भी पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे लगा रही हैं, उसका भी हिसाब किताब कैग के पास होता है। उसके बाद हर एक छोटी सी छोटी ट्रांजैक्शन जो होती है सरकार की, उसकी भी डिटेल किसके पास होती है, कैग के पास होती है। यानी कैग पूरी डिटेल रखता है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उसकी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसने कहाँ से कर्ज लिया, किसको दिया, कितने डिपॉजिट्स करवाए, कितने एडवांसेस हुए, कितने क्रेडिट हुए, कितने डेबिट हुए, तो हर एक चीज़ की जो ट्रांजैक्शन की नॉलेज है वो किसके पास होती है, वो कैग के पास होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर, अब ये तो हो गई उनकी बेसिक ऑडिटिंग, तो एक बार अब तक जितना किया है वो देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो इनकी ऑडिटिंग कौन करता है, कैग। देखिए मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी चीज़ की ऑडिटिंग कैग के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी में से कितना खर्च हुआ कौन देखता है, कैग। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ हर एक स्टेट का, उसमें से कितना खर्च हुआ कौन उसका अकाउंट रखता है, कैग। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट में से कितना खर्च हुआ उसका जो ऑडिटिंग की जाती है अकाउंट की, वो कौन करता है, कैग। उसके अलावा सरकार की छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन, बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन, उसकी भी जो अकाउंट रखा जाता है वो किसके द्वारा रखा जाता है, कैग के द्वारा रखा जाता है। सरकार के पास, सेंटर की सरकार के पास और राज्य की सरकार के पास कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे वो पैसा लगा रही है, उसकी भी जो डिटेल है वो कौन रखता है, कैग। इसके अलावा कैग और भी उन बॉडीज़ की भी डिटेल रखता है जिन बॉडीज़ को कौन पैसा, जिन बॉडीज़ को जो फाइनेंस किया जा रहा है वो सेंटर और स्टेट के रेवेन्यू की वजह से किया जा रहा है, या ऐसी जो सरकारी कंपनीज होती हैं, ये जो दोनों होती हैं, ये भी पैसा कहाँ से ला रही हैं और कहाँ पे पैसा लगाएंगी, इसकी भी डिटेल कौन रखता है, कैग रखता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कहीं पे ट्रेड कर रही है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, तो वो जो अकाउंट होता है उसकी भी डिटेल, उसकी भी ऑडिटिंग कैग के द्वारा की जाती है। नाउ इसके अलावा अगर कोई और बॉडी चाहे कि हमारी ऑडिटिंग, हमारा जो अकाउंट है उसकी ऑडिटिंग कैग करे, तो वो बॉडी क्या कर सकती है, वो भी रिक्वेस्ट कर सकती है
कैग को। तो इसका मतलब कि प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पे या फिर गवर्नर की रिक्वेस्ट पे जो कैग है वो दूसरी बॉडीज की भी ऑडिटिंग कर देता है। तो कैग, ध्यान से देखना, कैग कैन ऑडिट अकाउंट्स ऑफ अदर बॉडीज, दूसरी बॉडीज के अकाउंट को भी जो कैग है वो ऑडिट कर देता है। कब करेगा? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, जब रिक्वेस्ट की जाएगी, कौन रिक्वेस्ट करेगा? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो इसकी आप एग्जांपल ले लीजिए, लोकल बॉडीज जैसे पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, वैसे तो इनकी ऑडिट करने के लिए इनके पास खुद से ही कोई प्रोफेशनल ऑडिटर होता ही है, बट अगर कोई स्टेट चाहे, सपोज झारखंड चाह रहा है कि उसके जो पंचायत होती हैं उसकी ऑडिटिंग कैग करे, तो वो क्या करेगा? जो झारखंड का गवर्नर है वो रिक्वेस्ट करेगा कैग को, या फिर प्रेसिडेंट आगे रिक्वेस्ट करेगा कैग को, फिर कैग क्या करेगा कि झारखंड के जो पंचायत है उसके अकाउंट को भी ऑडिट करके दे सकता है। तो लोकल बॉडीज़ के अकाउंट को वो तभी ऑडिट करेगा अगर उस राज्य का गवर्नर, राज्यपाल, वो रिक्वेस्ट करेगा कैग को, या फिर प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेगा, तभी उनके अकाउंट को ऑडिट करके देगा। दूसरी बात आती है, तो ये तो होता है कि ऑडिट कर सकते हैं अकाउंट को। नेक्स्ट आती है इनके रिपोर्ट सबमिट करने की। अब कैग ने पूरे साल भर में क्या क्या काम किया, कितनी उसने ऑडिट किए, देखो कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं सेंटर की सरकार की, फिर कितनी ही ट्रांजैक्शंस होती हैं आगे, कितनी स्टेट्स हैं हमारे और उन स्टेट्स की आगे ट्रांजैक्शंस होती हैं, देन यूनियन टेरिटरी की ट्रांजैक्शन। तो ये तो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, क्या कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं वो भी हम करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये एंड में तैयार करके जो हमारा कैग होता है उसको देनी होती है, प्रेजेंट करनी होती है, ये रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। तो एंड में ये सारी रिपोर्ट्स तैयार करके वो किसको देता है? वो अपनी रिपोर्ट देगा, जो जितनी भी ट्रांजैक्शन सेंटर की सरकार की होंगी तो वो किसको देगा? पार्लियामेंट को। यानी जो रिपोर्ट्स होंगी रिलेटेड टू सेंटर, जो सेंटर से रिलेटेड जो रिपोर्ट होंगी वो किसको दी जाएंगी? वो कैग क्या करेगा? कैग वो रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। और प्रेसिडेंट क्या करता होता है उस रिपोर्ट का? वो फर्दर उस रिपोर्ट को किसको दे देगा? पार्लियामेंट को दे देगा। तो जो रिपोर्ट्स होंगी जो सेंटर से रिलेटेड होंगी वो कौन देगा? कैग देगा। किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। और प्रेसिडेंट फर्दर क्या करेगा? उस रिपोर्ट को किसके आगे रख देगा? पार्लियामेंट के आगे रख देगा। अब उसी तरह से जो स्टेट्स के रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होंगी, तो जो रिपोर्ट्स होंगी रिलेटेड टू स्टेट्स, स्टेट्स से जो रिलेटेड रिपोर्ट होंगी तो उसका क्या होगा? वो कैग किसको देगा? वो रिपोर्ट्स कैग हर एक स्टेट के गवर्नर को दे देगा। और वो जो गवर्नर होंगे वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे वो रिपोर्ट रख देंगे। तो ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है? कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 150 में, सॉरी 151 में। तो जो रिपोर्ट्स होती हैं कैग की, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कहाँ पे दी गई है? 151 में। तो ऐसी रिपोर्ट्स जो कि रिलेटेड होती हैं सेंटर से, तो वो रिपोर्ट्स कैग किसको प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट को देता है। जो रिपोर्ट्स रिलेटेड होती हैं स्टेट से, तो स्टेट क्या करती है? वो रिपोर्ट कैग को देती, कैग क्या करती है? वो रिपोर्ट गवर्नर को देती है। और गवर्नर कहाँ पे रखता है? स्टेट लेजिस्लेचर में। और उसकी जो डिटेल है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 151 में दी गई है। नेक्स्ट आता है, ओके, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ओके, ओके, तो ये थी पावर्स यहां तक की बात। नेक्स्ट देखते हैं। अब
अब जो हमारा कैग है वो प्रेसिडेंट को ये बोल सकता है कि आप सेंटर की सरकार को बोलिए कि आप जिस तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं या आप जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट्स देते हैं कि उनको आपने किस फॉर्म में अपने अकाउंट की डिटेल्स कैग को देनी है। ठीक है, तो मतलब अपने जो अकाउंट की डिटेल होती है वो जो सेंटर होती है वो किसको देती है, कैग को देती है। तो जो कैग है वो बोल सकता है प्रेसिडेंट को कि आप सेंटर को बोलिए कि उन्होंने अपनी डिटेल्स किस फॉर्म में देनी है, कौन कौन सी चीज़ें उस फॉर्म में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, कौन सी चीज़ें मेंशन नहीं करनी, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो कैग प्रेसिडेंट को बता सकता है कि आप सरकार को बोलिए कि इस तरीके से मुझे अपनी रिपोर्ट पेश की जाए। ठीक है, तो देखिए ये जैसे कैग है तो ये अगर प्रेसिडेंट है तो ये जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट किसको देती है, अपनी जो डिटेल्स होती है अकाउंट की किसको देनी होती है, कैग को। तो कैग प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि आप सेंटर को बोलिए कि आप जो मुझे डिटेल्स देते हो अपने अकाउंट की वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी जो डिटेल है वो बताई जा सकती है। तो ये क्या करता है, ये एडवाइस करता है, किसको एडवाइस करता है, एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, किसके बारे में एडवाइस करता है, इट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, किसके बारे में, विद रिगार्ड टू, एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द प्रिस्क्रिप्शन of a form in which the accounts shall be kept, कि किस तरीके से अकाउंट रखे जाएं, कौन कौन सी चीज़ है उस अकाउंट की डिटेल में होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो किस तरीके का, किस फॉर्म का आपका जो अकाउंट है वो होना चाहिए, उसकी डिटेल जो प्रेसिडेंट कैग है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देता है कि आप जाके सेंटर को बता दीजिए। मैं इसको इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में कहाँ पे जिक्र है, इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 150 में। तो आर्टिकल 150 में क्या लिखा हुआ है कि एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट शैल बी केप्ट, किस तरीके से अकाउंट्स रखने हैं उस चीज़ की एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट द्वारा। कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 150 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ही सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ही सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स। अब क्या होता है नेट प्रोसीड्स, ही सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स। अब नेट प्रोसीड्स क्या होता है, मान लीजिए जितनी भी टैक्स की कलेक्शन हुई है, ठीक है, उसमें से आप एक्सपेंडिचर को, खर्च को माइनस कर दीजिए। जितना भी हमें पैसा आया है टैक्स की कलेक्शन की वजह से, उसमें से जितना खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो जितने पैसे बच गए वो क्या होगा, नेट प्रोसीड्स होगा। ठीक है, तो वो एंड में बताता है कि ये हमारे पास नेट प्रोसीड्स है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 120 करोड़, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस 120 करोड़ की कलेक्शन हुई है, उसमें से जो 20 करोड़ हैं वो कहाँ पे लग गई, एक्सपेंडिचर हो गया, इतना तो खर्च ही आ गया टैक्स को कलेक्ट करने में, तो कितना पैसा हमारे पास बचा, नेट प्रोसीड कितना हुआ, 120 करोड़ माइनस 20 करोड़ 1 करोड़। तो 1 करोड़ जो रुपया मतलब रुपीस हमारे पास बचे हैं वो क्या हुए, नेट प्रोसीड्स हुए। और जब कैग बोल देगा कि यस हमारी टैक्स के नेट प्रोसीड्स हैं 1 करोड़, तो इसका मतलब आपके नेट प्रोसीड्स 1 करोड़ ही है, ना 1 रुपीस ऊपर ना 1 रुपये नीचे। तो उसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो फाइनल होता है, तो हिज सर्टिफिकेशन इज फाइनल। तो जो उन्होंने बोल दिया उनका जो सर्टिफिकेशन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। जो कैग ने बोल दिया वही नेट प्रोसीड्स रहेंगे। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 279 में।
आर्टिकल 279 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सर्टिफाई कौन करता है नेट प्रोसीड को, 279, यानी 1 करोड़ पे वो साइन कर देगा और हमारे उस साल के नेट प्रोसीड कितने होंगे, 1 करोड़। दैट्स इट। एक इसका और फंक्शन होता है, ही एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू, किसके लिए, गाइड, एक्ट एंड फिलोसोफर टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब भी जो हमारा कैग है वो अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट किसके आगे रखता है, पार्लियामेंट के आगे रखता है। तो पार्लियामेंट में एक कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो क्या करती है, कैग की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो उसको अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज करती है कि क्या कैग ने कौन कौन सी डिटेल लिखी है, उस एक एक डिटेल को अच्छी तरह से वो चेक करती है, देखती है, एग्जामिन करती है। अगर उसमें उसको वहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो कैग खुद जाके वो क्या करता है, उसको अच्छी तरह से वो चीज़ एक्सप्लेन करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कैग है वो किस तरीके से एक्ट करता है, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC, पैक। तो पैक के लिए वो किसका काम कर रहा है, गाइड का, फ्रेंड का या फिर फिलोसोफर का काम करता है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ड्यूटीज हैं कैग की वो खत्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट्स ऑफ कैग। कितनी रिपोर्ट्स देता है कैग, तो रिपोर्ट तो कैग जो है वो साल भर में 3 रिपोर्ट्स देता है। पहली जो रिपोर्ट होती है वो होती है रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअली इसकी रिपोर्ट को बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। और तीसरा जो आता है वो आता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो 3 तरह की रिपोर्ट होती है जो कि हर साल हमारा जो कैग है वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट को देता है और उसके साथ साथ जो हर एक स्टेट का गवर्नर है उसको भी देता है। तो वो जो 3 रिपोर्ट्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। पहली रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है। देखिए, जब बजट पास होता है तो उस समय पे क्या होता है कि जो सरकार है वो एक बजट बना के देती है कि हमने लास्ट ईयर इतना खर्च किया था, इस साल हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें इतना खर्च हम कर देंगे। हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें 100 अमाउंट तो है वो आ जाएगा कहीं कहीं से। देखिए, गवर्नमेंट बोलेगी ये है हमारा पार्लियामेंट, देखिए ये है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है, और ये है गवर्नमेंट। ये इनको बोल रही है कि मुझे चाहिए पैसे, मैंने अगले साल देश को भी तो चलाना है। तो वो बोलेंगे कितने पैसे चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगले साल इतना खर्च मेरा हो जाएगा और मुझे एक्सपेक्टेड है कि इतने पैसे तो मुझे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। ठीक है, किसी को एक्सपेंडिचर दिया हुआ था वहाँ से पैसे आएंगे, 1-2 प्रॉपर्टीज़ है जो वो बेचनी है वहाँ से पैसे आ जाएंगे, बट इतने पैसे मुझे चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आप मुझे फाइनल करके बताओ, पार्लियामेंट इसको बोल रहा है कि आपको पैसे चाहिए कितने। वो बोल रहे हैं इतना हमारा खर्चा है, इतने पैसे हमारे पास है, इतने हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो कौन देगा, यहाँ पे पार्लियामेंट देगी। कहाँ से देगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी। क्या सीधा ही दे देगी, नहीं, पार्लियामेंट क्या करेगी, एक्ट पास करेगी जिसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन एक्ट। जब पार्लियामेंट वो एप्रोप्रिएशन एक्ट पास करेगी, वो एप्रोप्रिएशन एक्ट पास होने के बाद
पार्लियामेंट यहाँ से पैसे निकालेगी और इसको दे देगी, तो वो होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मतलब है कि सरकार को एप्रोप्रिएशन एक्ट जब पास हुआ था तब सरकार ने कितना खर्च बोला था कि सरकार इतना खर्च करेगी, और एक्चुअल में कितना खर्च किया गवर्नमेंट ने। एप्रोप्रिएशन एक्ट के टाइम सरकार ने पार्लियामेंट को क्या बोला था कि मेरा तो 1 करोड़ रुपीस ही खर्च होगा अगले साल, बट एक्चुअल में इन्होंने कर दिया 1.5 करोड़। तो वो जो अकाउंट होता है उसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसकी जो डिटेल है वो कैग देता है कि आपने उस समय तो 1 करोड़ बोला था, उसके बाद आपने 1.5 करोड़ का खर्च कर दिया, तो 0.5 करोड़ और जो बचा हुआ 1 करोड़ था आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किया, क्या क्या किया, उस सब की डिटेल यहाँ पे आती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो क्या होता है इसके में एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने कितना किया, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन जब एक्ट पास हुआ था तब आपने कितना मांगा था, तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है किसके द्वारा, कैग के द्वारा। नेक्स्ट आती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंसेस अकाउंट। ये तो होता है कि सरकार को साल भर में कितने पैसे आए और सरकार ने साल भर में कितने पैसे लगाए। तो क्या होता है रिसिप्ट, कितने पैसे साल भर में उसको आए, एंड डिसबर्समेंट या एक्सपेंडिचर, कितने पैसे सरकार ने लगाए और कहाँ कहाँ पे लगाए। तो वो होता है उसका फाइनेंस अकाउंट, कहाँ से आए कहाँ को लगाए, उसके ऊपर एक अलग से रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है वो पब्लिक अंडरटेकिंग, जो लोगों का पैसा है वो कहाँ पर पड़ा है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कितना पैसा अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। जो बैंक्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो उनकी एक अलग से रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये जो तीनों रिपोर्ट्स हैं ये किसके द्वारा तैयार की जाती हैं, कैग के द्वारा तैयार की जाती हैं। और किसको प्रेजेंट की जाती हैं, जो सेंटर से रिलेटेड होती है वो प्रेसिडेंट को दी जाती हैं, और जो स्टेट से रिलेटेड होती है वो उनके गवर्नर को दी जाती हैं। और वो कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 151 में। तो एक बार रिपोर्ट्स फिर से देख लीजिए, ये तीनों रिपोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पहले देखा था आर्टिकल 148, क्या बता रहा था आर्टिकल 148 कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए कैग का, इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग। दूसरा आता है आर्टिकल 149 जिसके बारे में, जिसमें लिखा हुआ है ड्यूटीज एंड पावर्स। जो ड्यूटीज एंड पावर्स होंगी कैग की वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, आर्टिकल 149। आर्टिकल 150 क्या था कि जो कैग है वो एडवाइस करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि किस फॉर्म में आपको अकाउंट देना है। एडवाइसेस द प्रेसिडेंट फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स शैल बी केप्ट, इन विच द अकाउंट्स शैल बी केप्ट। किस तरीके से आपको अकाउंट्स रखने हैं उसकी जो डिटेल्स हैं वो आर्टिकल 150 में इसकी प्रोविजंस है कि उसकी डिटेल्स जो प्रेसिडेंट कैग है वो प्रेसिडेंट को बता सकता है। और आर्टिकल 151 में क्या आता है, आर्टिकल 151 में आती हैं हमारी रिपोर्ट्स ऑफ कैग, ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये आता है आर्टिकल 151 में। तो ये है वो 4 आर्टिकल्स जिनके बारे में हमने अब डिस्कस किया है। तो इसको भी एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इसके साथ हमारा कैग है जो वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आता है हमारा कैग एंड कॉरपोरेशंस। तो ये क्या होती है, वो कंपनीज या कॉरपोरेशंस जिसकी ऑडिटिंग कैग के द्वारा की जाती है। कई कंपनीज होती हैं जिसकी ऑडिटिंग कैग के द्वारा नहीं की जाती, तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। तो कई कंपनीज तो ऐसी होती हैं जिसकी ऑडिटिंग
कंप्लीटली कैग के द्वारा की जाती है। कुछ तो सरकारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिसकी ऑडिटिंग सिर्फ और सिर्फ कैग ही करता है, यानी ऐसी कॉरपोरेशन जो कंप्लीटली ऑडिटेड होती है, कंप्लीटली ऑडिटेड बाय कैग, जिसकी ऑडिटिंग कैग ही करता है, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो दामोदर वैली होती है उसकी जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेशन की ऑडिटिंग पूरी तरह से कैग करता है। देन उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी भी ऑडिटिंग सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, कैग ही करता है। नेक्स्ट आती हैं एयरलाइंस, या एयर इंडिया हो गया, या इंडियन एयरलाइंस हो गया, तो इसकी जो ऑडिटिंग है वो भी किसके द्वारा की जाती है, कैग के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस होती हैं जिसकी ऑडिटिंग कैग नहीं करता, कोई प्राइवेट मेंबर करता है, बट वो प्राइवेट मेंबर कौन होगा, उसको अपॉइंट किया जाता है सेंटर की सरकार के द्वारा, किससे कंसल्ट करके, कैग से कंसल्ट करके। यानी कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस होती हैं जिसकी ऑडिटिंग तो कौन करता है, ऑडिटिंग की जाती है बाय प्राइवेट प्रोफेशनल्स, कोई प्राइवेट प्रोफेशनल होगा जो कि उस कंपनी की ऑडिटिंग करेगा, बट उसको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट इनको करेगा सेंटर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, किससे कंसल्ट करने के बाद, आफ्टर कंसल्टिंग कैग। यानी कैग और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे और उसी के बाद कोई प्राइवेट प्रोफेशनल लगा देंगे उस कंपनी में ऑडिट करने के लिए। सो ऐसी कंपनी में जो ऑडिटर्स लगाए जाते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, कैग के ही द्वारा लगाए जाते हैं। तो वो जो ऑडिटर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैग को, कैग का जब भी मन चाहे तो कैग वहाँ पे जाके ये देख सकता है कि कितने उन्होंने क्या क्या ऑडिट किया है और क्या क्या ऑडिट नहीं किया। और इसके अलावा कुछ ऐसी भी कॉरपोरेशंस होती हैं जिनको कम्प्लीटली प्राइवेट ऑडिटर्स ही ऑडिट करते हैं, कैग का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस होती हैं, सम अदर कॉरपोरेशंस ऐसी होती हैं दैट आर कम्प्लीटली ऑडिटेड बाय, जो कि कम्प्लीटली कौन ऑडिट करता है, बाय प्राइवेट प्रोफेशनल्स। अच्छा, तो अब ये कंपनीज कौन सी होती है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो ऐसी कॉरपोरेशंस बताइए, ऐसी कोई सरकारी कॉरपोरेशंस बताइए जिनके अकाउंट्स का हिसाब किताब, मुझे लगता है कि हर एक जो सरकारी खजाना होता है उसका हिसाब किताब कैग रखता है, बट कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट सरकारी कॉरपोरेशंस होती हैं जिसका अकाउंट्स हमारा कैग नहीं रखता। तो वो कौन कौन सी कॉरपोरेशंस है, दैट इज शॉकिंग। आरबीआई के अकाउंट की डिटेल कैग नहीं रखता, इनके पास अपना ऑडिटर होता है। एसबीआई के अकाउंट की डिटेल कैग नहीं रखता, इनके पास अपना ऑडिटर होता है। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके अकाउंट की डिटेल कैग नहीं रखता, इनके पास भी अपना ऑडिटर है। ओके, आरबीआई, एसबीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड सो ऑन। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी, इसके पास भी अपना ऑडिटर है, इसकी भी ऑडिटिंग नहीं की जाती कैग के द्वारा। तो इसका मतलब कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस हैं, कई कॉरपोरेशंस हैं जिनको पूरी तरह से ही ऑडिट कैग करता है, जैसे ये हो गई। कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जिनको ऑडिट तो प्राइवेट प्रोफेशनल करते हैं, बट वो प्राइवेट प्रोफेशनल किससे सलाह करके अपॉइंट किए जाते हैं, कैग से, कैग की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस होती हैं जो कि कम्प्लीटली प्राइवेट जो मेंबर्स हैं वही ऑडिट करते हैं, कैग का उसमें कोई रोल नहीं है, तो वो होते हैं आरबीआई, एसबीआई, एफसीआई, एलआईसी। इसके साथ साथ एक दो क्रिटिसिज्म होते हैं। सबसे मेन जो क्रिटिसिज्म होता है कैग का वो यही है कि कैग जो है वो अपने जो डिटेल्स देता है, अकाउंट की जो पूरा डिटेल्स रखता है, वो कब रखता है, जब सरकार ने खर्च कर दिया, आफ्टर द एक्सपेंडिचर। यानी आप तब बताइए ना जब सरकार ने अभी तक खर्च नहीं किया, फिर तो कुछ ना कुछ हो जाएगा।
जब सरकार ने खर्च कर दिया उसके बाद कैग बताता है कि आपने यहाँ पे खर्च किया। अगर उसको कमेंट भी करना हो कि क्यों इतना वेस्टफुल खर्च किया, तो वो भी खर्च करने के बाद बोलेगा। ठीक है, तो ये इसके 1-2 क्रिटिसिज्म है। तो इसके साथ साथ हमारा ये जो कैग का टॉपिक है कंप्लीटली फिनिश होता है, एक भी एस्पेक्ट नहीं छूटा है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।